अब हम देखेंगे कि चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमारे चेंज कंट्रोल प्रोसेस का पार्ट है। सबसे पहले नीड फॉर चेंज इज रिकॉग्नाइज्ड। किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोसेस में किसी भी स्टेज पे चेंज अगर हो सकता है, और वो जो चेंज होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और कहीं पे चेंजेस करना हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। सो बेसिकली हम चेंज को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट चेंज, उन रीजंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में यूजर की तरफ से चेंज रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट की जाएगी। सो द चेंज रिक्वेस्ट विल बी मेड बाय द यूजर। थर्ड स्टेप में हमारे जो डेवलपर्स हैं वो चेंज रिक्वेस्ट को इवेलुएट करेंगे, जज करेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये रिक्वेस्ट जो है ये वाकई ही इंप्लीमेंट करने वाली है या नहीं। चेंज रिपोर्ट इज जनरेटेड। उस एवेल्युएशन की बेसिस पे जो हमारे पास फीडबैक होगा उसको चेंज रिपोर्ट की सूरत में जनरेट कर दिया जाए। चेंज कंट्रोल अथॉरिटी डिसाइड्स। अब हमारे पास जो चेंज कंट्रोल बोर्ड है, they are responsible for accepting or rejection of the changes in that particular organization. So इस चेंज रिपोर्ट को बेस बनाते हुए हमारी जो चेंज कंट्रोल अथॉरिटी है वो डिसीजन लेती है। या तो रिक्वेस्ट को क्यू में लगा दिया जाएगा टू टेक सम एक्शन, या फिर चेंज रिक्वेस्ट इज डिनाइड एंड यूजर इज इन्फॉर्म्ड, या फिर अकॉर्डिंग टू द एवेल्युएशन फीडबैक चेंज इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता या जरूरी नहीं होता। सूरत में क्या किया जाता है कि चेंज रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है। अगर या फिर ये हो सकता है कि अगर हम उस चेंज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट पे उस पर किसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। उस सूरत में भी चेंजेस डिनाई हो सकती हैं और इस सूरत में भी हो सकती है अगर चेंज हमारे लिए नेसेसरी नहीं है या फेवरेबल नहीं है। सो अगर चेंज एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको क्यू में लगा दिया जाता है टू टेक फर्दर एक्शंस ऑन दैट पर्टिकुलर चेंज रिक्वेस्ट, और चेंज कंट्रोल प्रोसेस 2 को परफॉर्म किया जाता है। सो चेंज कंट्रोल प्रोसेस 2 में क्या किया जाता है, वो जो एक्सेप्टेड चेंजेस होते हैं हमारे पास, उन चेंजेस को सामने रखते हुए हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं। हम उन कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स में चेंज लाने के लिए रोल्स डिफाइन करते हैं कि दीज आर द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर चेंज इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ये जो SCIs इनको चेकआउट कर लिया जाता है, इनमें चेंजेस को अप्लाई किया जाता है और फिर उन चेंजेस को क्या करते हैं, फाइनली अप्लाई करने के बाद उनको रिव्यू किया जाता है एक दफा से दोबारा, ये देखने के लिए कि जो चेंजेस हमारे प्रोजेक्ट में हुई है उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट के दूसरे पार्ट्स पे तो नहीं पड़ा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चेंजेस को रिव्यू करते हैं, वो चेंजेस जो हम अडॉप्ट कर चुके हैं और उनको ऑडिट करते हैं। And finally, on the feedback which is based on a review and audit, we will establish a baseline for testing. उसी ऑडिट या रिव्यू की बेसिस पे हम एक प्लान सेट करते हैं, वो प्लान जिसको फॉलो करते हुए हमने टेस्टिंग करनी है। सो फाइनली फिर हम चेंज कंट्रोल प्रोसेस 3 को परफॉर्म करेंगे। चेंज कंट्रोल प्रोसेस 3 में हमने परफॉर्म करने सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को श्योर करने के लिए हम कुछ सर्टेन टेस्टिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज को अप्लाई करेंगे। चेक इन द चेंज SCIs, जो हमारे चेंज SCIs है उनको चेक इन कर दिया जाएगा, प्रोमोट किया जाएगा SCIs फॉर इंक्लूजन इन द नेक्स्ट रिलीज, और इन चेंजेस के बाद उन SCIs को प्रमोट किया जाएगा कि उनको जो नेक्स्ट रिलीज है उसका पार्ट बनाया जाए। रीबिल्ड अप्रोप्रिएट वर्जन। सो इन चेंजेस की बेसिस पे एक नेक्स्ट वर्जन, अप्रोप्रिएट वर्जन जो है उसको रीबिल्ड किया जाएगा। रिव्यू और ऑडिट द चेंज, उन्हीं चेंजेस को रिव्यू किया जाएगा और उन्हीं चेंजेस का ऑडिट किया जाएगा। सो ऑडिटिंग के बाद और रिव्यू के बाद उन तमाम चेंजेस को उस पर्टिकुलर रिलीज का पार्ट बना दिया जाएगा। सो अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो बेसिकली क्या होता है। After deciding what project to work on, it is important to let the rest of the organization know. So basically किसी भी organization में जब projects को development के लिए select कर दिया जाता है, finalize कर दिया जाता है, तो ये जरूरी है कि आपकी जो rest of organization है उन सबको inform कर दिया जाए।
A project charter is a document that formally recognizes the existence of a project. So हमारे पास एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बन जाता है इस सूरत में, जिसके थ्रू हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोग हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो चुका है. सो बेसिकली इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलरली कंसीडर कर लिया गया है डेवलपमेंट के लिए, मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए, और बेसिकली इसी चार्टर को हम बेस बनाते हुए प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और मैनेजमेंट एक्टिविटीज को मजीद बेहतर बना सकते हैं. की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स शुड sign a project charter to acknowledge agreement on the need and intent of the project. जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट चार्टर को एक्नॉलेज करते हैं और बेसिकली वो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, उस चार्टर को साइन करते हैं. सो बेसिकली ये हमारे इस प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के की आउटपुट है. अब हम देखेंगे व्हाट आर द इनपुट्स विच आर यूज्ड टू डेवलप अ प्रोजेक्ट चार्टर. एक प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करने के लिए हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड होगी. अ कॉन्ट्रैक्ट. प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करने के लिए वी मस्ट हैव द कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन. इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या शामिल होता है, इट इंक्लूड्स मच ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ गुड प्रोजेक्ट चार्टर. सो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन और सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी बेसिस पे हम एक अच्छा प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इनपुट वी मस्ट हैव अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क. और स्टेटमेंट ऑफ वर्क इट डिस्क्राइब्स बिजनेस एंड नीड फॉर द प्रोजेक्ट, summary of the requirements and characteristics of the products or services and organizational information. उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो सिलेक्शन है वो हमारे किस पर्टिकुलर बिजनेस नीड को फोकस करते हुए की गई है. सो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स की समरी होती है, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हमारे उस प्रोडक्ट के और सर्विसेज के जो उस प्रोजेक्ट के थ्रू डिलीवर किए जाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन होती है. Third input can be the enterprise environmental factor. Organization structure, culture, infrastructure, human resources, personal policies, marketplace conditions, stakeholder risks, tolerances, industry risk information. So जिस particular organization के लिए हम काम कर रहे हैं उसका जो environment है वो भी influence करेगा हमारे project charter की development को. सो बेसिकली जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को फोकस करते हैं, उसके हमें कल्चर किस तरह का उसको फोकस किया जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको फोकस किया जाता है, पर्सनल पॉलिसीज जो है उनको फोकस किया जाता है, मार्केट प्लेस कंडीशंस रिसेंटली क्या चल रही हैं उनको फोकस किया जाता है, और स्टेक होल्डर रिस्क टॉलरेंसेस कंडीशंस को मेजर किया जाता है. और इंडस्ट्री में जो रिस्क इंफॉर्मेशन है उसको हम फोकस करते हुए क्या करते हैं, एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करते हैं. सो जो नेक्स्ट इनपुट हम यहाँ कंसीडर करेंगे दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इंफॉर्मेशन. हमारे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन को हम कंसीडर करेंगे. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उनको फोकस किया जाएगा. हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अगर सर्टन पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, जो प्रोसीजर्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, गाइडलाइंस को रिव्यू किया जाएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिव्यू किया जाएगा, अपने जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, मैनेजमेंट सिस्टम्स को रिव्यू किया जाएगा, जो पर्टिकुलर लेसन हमने हिस्ट्री प्रोजेक्ट से लर्न किए हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाएगा. सो वी हैव बेसिकली 4 इनपुट्स फॉर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर. वी मस्ट हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, वी मस्ट हैव द स्टेटमेंट ऑफ वर्क, and we must have the enterprise environmental factors, and the organizational process information should be there in order to develop an effective project charter. So अब हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट चार्टर का. तो किसी भी प्रोजेक्ट चार्टर में हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल होना जरूरी है और डेट ऑफ ऑथराइजेशन का होना जरूरी है. किस डेट पे ये एक्सेप्ट किया गया प्रोजेक्ट और ऑथराइज किया गया, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, दिस विल बी डिसाइडेड और डॉक्यूमेंटेड इन प्रोजेक्ट चार्टर गिवन सेक्शन. नेक्स्ट वी हैव द प्रोजेक्ट मैनेजर्स नेम एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन.
सो नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका नाम और उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो भी डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड समरी ऑफ स्केड्यूल इंक्लूडिंग द प्लान स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स। जो हमने स्केड्यूल या जो प्लान बनाया है उस प्लान में हमारे जो स्टार्ट और फिनिश डेट्स हैं प्रोजेक्ट की वो क्या है, उनको फोकस किया जाता है, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है।